गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हिमांशु कुमार राय ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। इस समय सभी परीक्षाएं पोस्टपोन हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए, समय व्यर्थ न कीजिए, क्योंकि एग्जाम शीघ्र ही होंगे। मुश्किल से 50-60 दिन का समय है। इसके बाद एग्जाम लगभग होंगे ही। जितने अच्छे एग्जाम हैं, बड़े एग्जाम हैं, सब होंगे। आज का दिन बकरीद का दिन है। आप लोगों को बकरीद का हार्दिक बधाई देता हूं। ये त्यौहार है, हमारे गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है। आप लोग अच्छे से इसको सेलिब्रेट करें, मनाएं और खुशियां मनाएं। हम भी आज सेलिब्रेट किए। अब आज एक नया वीडियो हम लोग आपके सामने ला रहे हैं, जो कि भारतीय संस्कृति, जैसे कि हम आपको बताए थे, भारतीय संस्कृति को कंप्लीट कराया जाएगा शुरुआत में। इसके बाद साथ साथ में ही भूगोल, भारतीय भूगोल और विश्व के भूगोल को पूरा कराया जाएगा। तो इस भारतीय संस्कृति में आज आप लोगों के सामने अगला वीडियो है भारतीय भाषा पे, इंडियन लैंग्वेज पे। जैसे कि बच्चों, आप लोगों को पता होगा या सुनकर उत्सुकता आती होगी कि ये भाषा जो हम बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ये है क्या? भाषा क्या है? हम बोल देते हैं वो अंग्रेजी बोलता है, वो हिंदी बोलता है, वो मैथिली बोलता है, भोजपुरी बोलता है, फ्रेंच बोलता है, लेकिन ये भाषा है क्या? पर इसको अर्थ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये भाषा एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, जिससे हम अपने हाव भाव को, संवेदना को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बातों को जानते हैं, एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं। वही भाषा है। एक्सप्रेशन के कई माध्यम होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप भाषा के ही माध्यम से एक्सप्रेस करें। इसलिए आप लोगों को पता होगा कि टीवी चैनल पर अक्सर देखे होंगे, मूक बाधिरों के लिए भी न्यूज बोला जाता है एंकर के द्वारा, जिसमें सिर्फ हाव भाव के माध्यम से बोला जाता है। हाव भाव के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है। तो वो भी एक एक्सप्रेशन का माध्यम होता है। उसी तरह से भाषा भी एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो भाषा का अर्थ आप लोग ऐसा होगा कि जान गए होंगे। अब एक और चीज आप लोग को क्लियर करना चाहूंगा। भाषा के साथ एक बोली होता है। आप लोगों को पता होगा, कहीं लोग बात आपस में करते हैं, आप लोग सुन लेंगे कहीं भी चौराहे पे या आम जन भाषा में, या कहीं आपस में दो लोग बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति इस बोली से बात कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है। तो फिर आपके दिमाग में आता होगा ये बोली क्या होता है। भाषा तो समझ में आ गया, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो फिर ये बोली क्या हुआ? तो ये बोली जो होता है वो भाषा का लोकल रूप होता है। भाषा का जो स्थानीय रूप होता है उसी को हम बोली कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। हिंदी कहाँ बोली जाती है? भारत में, वो भी मुख्य रूप से उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बोली जाती है। लेकिन क्या हिंदी बोलने का जो तरीका होता है सभी जगह समान होता है? नहीं। आप लोग अनुभव किए होंगे कि हिंदी का भी कई छोटे छोटे क्षेत्रों में लोकल स्तर पे अपना अलग टोन हो जाता है। व्याकरण सेम रहता है, विशेषता यही है, लिपि सेम रहता है, देवनागरी लिपि होती है, लेकिन उसका बोलने का टोन बदल जाता है। अगर वहीं हिंदी पश्चिमी यूपी में बोला जाए, अलग तरीका से आपको देखने को मिलेगा। वहीं हिंदी को अगर पूर्वी यूपी के लोग बोलें, बिहार के लोग बोलें, टोन अलग रहेगा। वहीं हिंदी को हरियाणा के लोग बोलें, टोन अलग रहेगा, और दिल्ली के लोग बोलें तो टोन अलग रहेगा। तो ये भाषा का जो स्थानीय रूप है वही बोली हो जाता है। कई रूप में आप इसको समझ सकते हैं ब्रज से, कई रूप में आप इसको समझ सकते हैं हरियाणवी से, भोजपुरी से। तो आप लोगों को आशा है कि भाषा और बोली में अंतर समझ में आ गया होगा। अब मैं भारतीय भाषा की उत्पत्ति, भारतीय भाषा कितने प्रकार के हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं भारत में, और क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है कि नहीं है, तो क्या है, राष्ट्रभाषा है कि नहीं, और है तो क्या है, पूरा इसके बारे में विस्तृत चर्चा कराया जाएगा, बताया जाएगा। और खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आपको पूरा इतिहास तो पढ़ना नहीं है भाषा का, बस उन क्षेत्रों को टच करना है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये भारतीय संस्कृति के
वो जब पार्ट है जिसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। प्रत्येक जो भाषा होती है आप लोगों को जानना होगा कि किसी न किसी परिवार से संबंधित होती है। किसी भी चीज की उत्पत्ति है वो किसी परिवार से बांटा गया है। आप लोगों को भी पता होगा, जो भी छात्र हैं या कोई भी है या कोई पौधा भी है, कोई जानवर भी है, किसी न किसी परिवार से बिलोंग करता है। तो उसी तरह से भाषा का भी एक परिवार है। उसी परिवार से कुछ विशेष परिवार से विशेष भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। इस आधार पर जो भारतीय भाषा है उसको 5 प्रकार में बांटा गया है, यानी कहने का मतलब कि 5 परिवारों से उसकी उत्पत्ति हुई है। जितनी भारत में भाषाएं हैं, आप लोगों को पता होगा कि भारत में लगभग 1622 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें की 22 भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं हैं, लेकिन टोटल 1620 भाषाएं हैं। बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10,000 तक है। बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं जिनमें बोलने वालों की संख्या 3 तक पहुंची है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ऐसी भी भारत में भाषा है जो कि 3 सदस्य, अंडमान के मात्र 3 जनजाति को उन भाषाओं के बारे में जानकारी है, उनको संरक्षित करने की जरूरत है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि भारतीय भाषा को 5 भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य समूह की भाषाएं, द्रविड़ समूह की भाषाएं, आस्ट्रिक समूह की भाषाएं, भारतीय चीनी तिब्बती समूह की भाषाएं और अदर भाषाएं, अन्य भाषाएं। इन्हीं 5 परिवार में भारत की सभी भाषाएं आ जाएंगी। इन्हीं से 5 से भारत की सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। अब भारतीय आर्य समूह, इसके बारे में नाम से देखिए आपको क्या लग रहा है। यहाँ हो भारतीय और यहाँ पे आर्य, यानी दोनों को जोड़ के बना हुआ है। आप लोग ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, भारतीय आर्य। इसी को संयुक्त रूप में बोलते हैं भारोपीय। नाम सुने होंगे आप लोग, भारोपीय, भारतीय और यूरोपीय। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय यानी भारत की जो पहले लोकल भाषाएं थी, यहाँ की मूल भाषाएं थी, और जो आर्य भारत में आए, आप लोगों को पता होगा आर्यों का मूल स्थान भारत के तो ये थे नहीं, विदेशी थे, आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए। तो ये कुछ अपनी भाषाएं संस्कृति लाए। भारत में मूल निवासी कौन थे? भारत के द्रविड़ थे। इन लोगों की अपनी भाषाएं थी। दोनों से मिलकर जिन भाषाओं की उत्पत्ति हुई वही भारोपीय भाषाएं। ठीक, ये भारोपीय भाषाएं। दूसरा हो गया द्रविड़ समूह। द्रविड़ समूह की भाषाएं वो भाषाएं हैं जो कि जनरली साउथ में बोली जाती है। भारतीय आर्य समूह की भाषाएं आप लोगों को बता चुके हैं, उत्तर भारत की जनरली भाषाएं हैं। द्रविड़ समूह की भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। आस्ट्रिक समूह, आस्ट्रिक के नाम से आप लोग ऑस्ट्रेलिया का भाषा मत समझ जाइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की भाषाएं हैं। आस्ट्रिक समूह की जो भाषाएं हैं वह जनजातीय भाषाएं हैं, यानी भारत की जो जनजाति हैं वो जो भाषाएं बोलती हैं या जिस समूह की भाषाएं बोलती हैं वो आस्ट्रिक समूह से संबंधित भाषाएं हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? मध्य भारत, पूर्वी भारत इत्यादि में। और चौथी भाषा है भारतीय चीनी तिब्बती समूह। भारतीय चीनी तिब्बती समूह में भाषाएं हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है। नाम से आप लोगों को पता होगा चीनी तिब्बती समूह, यानी ऐसा रीजन जो कि भारत जहां, चीन जहां और तिब्बत तीनों जहां टच कर रहा है। टच को मतलब भौगोलिक रूप से मत लीजिएगा कि जहां एकदम टच कर रहा है वहीं पे ये भाषाएं बोली जाती है, मतलब उस रीजन में, कहने का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का जो भारत है उनमें ये ज्यादातर भाषाएं बोली जाती है। यह हिमालयी रीजन में ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। पांचवा अन्य, जिसमें की क्षेत्रीय भाषाएं, लोकल भाषाएं आ गई। इनमें कई भाषाएं इन्हीं से टूट के बनी है, जैसे भोजपुरी बता रहे थे, हरियाणवी बता रहे थे। ये लोकल भाषाएं जो है इन्हीं से टूट के बनी। अब आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, भारतीय एक एक करके बताएंगे। इसमें देखिए आप लोगों को ज्यादा नहीं बताया जाएगा, बस उतना बताया जाएगा जो कि एग्जाम में आ जाए। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बाद में थोड़ा समय लगेगा। शुरू में आप लोगों को मैं समझा दूंगा, आशा है याद करा दूंगा। कहते भी हैं कि किताब तो बहुत है, पढ़िए उसको, कोई नहीं पढ़ता है। अस्थाई आपको नॉलेज वही काम करता है जो आपके दिमाग में हो। तो इसलिए आप लोग याद करने पे ज्यादा फोकस कीजिए, बाद में आप लोगों को इसका पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ फोकस सिर्फ समझाने और याद कराने पे होगा कि कैसे याद करें, दिमाग में कैसे कोई चीज बना रह जाए याद करने के बाद। तो देखिए, भारतीय आर्य समूह, इनको 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन भाषा समूह, मध्य भारतीय आर्य समूह, आधुनिक भारतीय आर्य समूह। यानी इसको हम 3 भाग में बांट लिए। प्राचीन भारतीय आर्य समूह पहला हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। मध्य भारतीय आर्य समूह दूसरा हो गया, और आधुनिक भारतीय आर्य समूह ये तीसरा हो गया। अब इसमें है कि
प्राचीन भारतीय आर्य समूह, इसमें 3 भाषाएं हैं। पहली भाषा है संस्कृत, दूसरी भाषा है प्राकृत, पाली, ये 3 भाषाएं। अब तीनों भाषाओं के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त बताना चाहेंगे और उतना ही बताएंगे जो एग्जाम में जरूरी है। आप लोगों को नहीं इसका इतिहास जानना है, पता है संस्कृत भाषा का इतिहास कोई इतना जल्दी थोड़ी बता सकता है, जरूरत भी नहीं है। पाली का और प्रकृत के बारे में। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। कहा भी जाता है, आप लोग सुने होंगे, कभी कभी बातचीत में भी प्रयोग किया जाता होगा कि सभी भाषाओं की या अधिकांश भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। उसका कारण यही है कि संस्कृत जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, या जनरली सबसे प्राचीन भाषा है। इस उत्पत्ति के बारे में भी लोग बोलते हैं कि ये 1500 BC के आसपास इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति 1500 BC के आसपास हुई है, याद रखिएगा 1500 BC। इसकी उत्पत्ति कब हुई है? 1500 BC। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये भाषाएं आर्य, तो चूंकि उन लोगों का ऐसा नहीं कोई ऑफिशियल भाषा था, लेकिन संस्कृत बाद में लिखा गया वेद, तो इसकी उत्पत्ति 1500 BC। इसी समय आप लोगों को पता होगा कि आर्यों से जुड़ा हुआ ये है, जबकि भारत में आर्यों का आगमन हुआ, वही जो है समय है लगभग। ठीक। दूसरी भाषाएं हो गई प्रकृत। प्रकृत क्या है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रकृत है क्या। आखिर ये कौन भाषा है? संस्कृत बहुत कॉमन भाषा लगता है, अभी बोला तो कम जाता है, लेकिन आज भी ये देवों की भाषा कही जाती है। आज भी जब कोई भी जनरली हिंदू धर्म में कोई भी पूजा हो, पाठ हो, कथा हो, वाचन हो, तो इस भाषा से आप लोगों का परिचय हो जाता है। पढ़ाया भी जाता है, अभी संस्कृत का आप स्कूल में अध्ययन भी करते हैं एक विषय के रूप में, लेकिन प्रकृत नहीं मिलता है, अभी नहीं मिलता है। तो इसके बारे में देखिए, इसकी क्या विशेषता है। ये प्रकृत बहुत पुरानी भाषा है। ये जो प्रकृत है ये भारत की सबसे पुरानी भाषा में से एक है और ये कॉमन भाषा है। इसको प्रकृत इसीलिए बोला गया है कि इसका जो व्याकरणीय नियम है वो बहुत आसान होता है। जैसे संस्कृत है, आप लोगों को पता होगा संस्कृत की जो उत्पत्ति हुई उसके बाद धीरे धीरे पतन क्यों हुई। उसका कारण यही था, इसका जटिल व्याकरण, जटिल उच्चारण, जटिल मंत्र, जटिल मंत्र नहीं, जटिल मात्रा, और इसी के चलते संस्कृत का पतन हुआ। आज भी आप लोगों को कॉमन संस्कृत लगता है, बहुत कम लोग हैं जिनको संस्कृत सही सही पता होगा या संस्कृत सही सही प्रयोग करते होंगे। इसका पतन का यही कारण था, इसका जटिलता, इसका संकीर्णता और व्याकरणीय कठिनता। लेकिन यह प्रकृत सरल भाषा थी। इसका जो व्याकरणीय नियम थे कठोर नहीं थे। इनमें आप कोई भी जो मात्रा होता है उनमें प्रयोग करने का उसका जो नियम था उतना कठोर नहीं था। ये आम लोगों की भाषा थी, ये साधारण बोलचाल की भाषा थी। ठीक, इसीलिए प्रकृत बहुत लोकप्रिय हुआ। और ये समझिए कि प्रकृत 600 BC के आसपास जब भारत में बौद्धिक आंदोलन हुए, जबकि आपको पता होगा गंगा घाटी में 64 असातनातनी संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख रूप से बौद्ध थे, जैन थे, आजीवक थे। तो उस समय इन भाषाओं का आम लोगों के लैंग्वेज के रूप में बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। उस समय जो बौद्ध और जैन धर्म के प्रसिद्ध जो भगवान बुद्ध महावीर थे, जब जाते थे अपना उपदेश देने, उस समय ये आम लोगों की भाषा हुआ करती थी, प्रकृत। ठीक। और अगला आपको पाली भाषा पता है। पाली भाषा की उत्पत्ति प्रकृत से ही हुई है। अधिकांश जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। यह भी एक सरल भाषा थी। अधिकांश जैन ग्रंथ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार PCS में पूछे गए हैं, UPSC प्री में पूछे गए हैं कि ये जो प्रकृत भाषा है और ये पाली भाषा है, तो भगवान बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे? भगवान महावीर किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो ध्यान रखिएगा, न वो प्रकृत में दिए थे, न पाली में, न संस्कृत में, अर्धमागधी भाषा में वो उपदेश दिए थे। आगे बताऊंगा आप लोगों को कि अर्धमागधी भाषा क्या है। ये इसी भाषा में उपदेश दिए थे, अर्धमागधी, क्योंकि अर्धमागधी भाषा बहुत पॉपुलर थी। मगध के आसपास वही भाषा बोली जाती थी, उसी से नाम पड़ा हुआ उसका अर्धमागधी। वो टूटा हुआ मिलकर बना है, प्रकृत से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, प्रकृत और पाली से। ठीक। और बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं किस भाषा में? तो अधिकांश जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि सब बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में। बाद में बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत में भी होने लगी, लोकल लैंग्वेज में भी होने लगी, मराठी में भी होने लगी, लद्दाखी में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि प्रारंभ में अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे?
ये प्रश्न उठता है, एग्जाम में पूछता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और अधिकांश जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो प्राकृत भाषा में। लेकिन दोनों बौद्ध भगवान बुद्ध और जैन धर्म में भगवान महावीर किस भाषा में उपदेश देते थे, तो वो भाषा हो जाएगा आप लोगों का अर्धमागधी। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान रखिएगा, अर्धमागधी नाम से याद होगा। ये लोग मगध से रिलेटेड थे और मगध में ही ये भाषा बोली जाती थी। चलिए, दूसरा आ गया मध्य समूह। भारतीय आर्य समूह का जो दूसरा समूह है वो है मध्य समूह। मध्य समूह में आते हैं अपभ्रंश, मध्य समूह में आते हैं महाराष्ट्र प्रकृति, और मध्य समूह में ही आते हैं अर्धमागधी भाषा, जो कि अभी आप लोगों को बताए थे। हम क्या बताए थे कि इसी भाषा में, अर्धमागधी में ही भगवान महावीर गौतम बुद्ध अपना अधिकांश उपदेश दिए थे। ठीक, तो मध्य, देखिए अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश नाम से ही आपको पता हुआ है, ये भ्रंश, भ्रंश से नाम पता है टूटा फूटा, ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़े होंगे भ्रंश क्या होता है। ठीक, तो उसी से आप भी याद रखिए। अप क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है, और भ्रंश देखिए नाम से अर्थ निकल रहा है टूटा फूटा। यानी ये सभी भाषाओं का, चाहे वो प्राकृत हो, संस्कृत हो, पाली हो या अन्य उस समय की जो भाषाएं थी, सभी से मिश्रित होकर अपभ्रंश बनी थी। यानी अपभ्रंश मूल भाषा नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं मिलावट, इसको दोगला भी बोल सकते हैं, मिक्स कलर, इसी को बोला जाता है अपभ्रंश। ठीक, तो जो ये अपभ्रंश भाषा है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। पूर्व मध्यकाल में अपभ्रंश खूब बोला जाता था, अधिकांश रचनाएं जो हुई थी वो अपभ्रंश में हुई थी। ठीक, आगे है आपका महाराष्ट्र प्रकृत। महाराष्ट्र प्रकृत की प्रकृत की महाराष्ट्र रीजन में बोले जाने वाली जो भाषा थी वो महाराष्ट्र प्रकृत थी। इस भाषा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक मराठी की उत्पत्ति नहीं हुई, कोंकणी की उत्पत्ति नहीं हुई, गुजराती की उत्पत्ति नहीं हुई, तब तक ये महाराष्ट्र प्रकृत ही उस क्षेत्र में बोले जाता था, मराठवाड़ रीजन में, कोंकण रीजन में। वही महाराष्ट्र प्रकृत, इसी से बाद में मराठी आ गया, गुजराती आ गया, कोंकणी आ गया। आधुनिक समूह, आधुनिक समूह आपको पूर्व मध्यकाल और उससे आगे आएगा। इसमें आ जाता है आपको हिंदी आ जाएगा, मराठी आ जाएगा, गुजराती है, इसी में राजस्थानी आ जाता है, इसी में आपको उड़िया आ जाता है, इसी में आपको बंगाली आ जाएगा, इसी में असमिया आ जाएगा। ये सब भाषाएं भारतीय आर्य समूह की भाषाएं हैं। तो समझ गए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा परिवार। पहला परिवार खत्म हो गया, भारतीय आर्य समूह, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ये देखिए द्रविड़ समूह। द्रविड़ समूह नाम से ही पता होगा, भारत के मूल निवासी कौन थे, आर्य थे, द्रविड़ थे, द्रविड़ थे। ठीक, इनकी भी अपनी भाषाएं थी, इनकी संस्कृति थी, बहुत मजबूत थी। ठीक, और बहुत समृद्ध थी। इसी द्रविड़ समूह वो भाषाएं हैं जनरली जो भारत के दक्षिणी और मध्य भारत के आसपास बोले जाते हैं। इनमें भी 3 समूह हैं, जनरली उत्तरी, केंद्रीय और दक्षिणी समूह। देखिए इसको 3 भाग में बांटे हैं, उत्तरी, केंद्रीय और दक्षिणी। उत्तरी में कौन कौन आते हैं, बरमुई भाषा। देखिए इसका मतलब यह नहीं सिर्फ साउथ में ही बोली जाती है, अधिकांश साउथ में बोली जाती है, लेकिन कुछ उत्तरी भाषा ये बरमुई बलूचिस्तान में बोली जाती है। बलूचिस्तान आप लोगों को पता होगा भी कहाँ है, ये पाकिस्तान में है, विवादित क्षेत्र भी है, अशांत क्षेत्र भी है। ठीक, तो ये बरमुई बलूचिस्तान में बोली जाती है। उसी तरह से माल्टो भाषा है, माल्टो भाषा जो कि पूर्वी भारत में बोली जाती है। दूसरा समूह केंद्रीय भाषा हो गया, इसमें तोडा और टोडा आता है, तोडा, टोडा, ऐसे और भाषाएं हैं। इसमें 6 भाषाएं हैं, मेन भाषा याद रखिए, तोडा, टोडा। टोडा आप लोगों को याद पता होगा, एक जनजाति है जो कि नीलगिरी के आसपास रहती है। ठीक, तीसरा हो गया दक्षिणी समूह, इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आते हैं। अब यहाँ थोड़ा महत्वपूर्ण है आपको जानने की, आप लोग जानने की कोशिश करिएगा कि इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, इसमें मलयालम जो था वो केंद्रीय समूह में था, लेकिन जो 6 भाषा था यहाँ पे, इसमें तोडा, टोडा और मलयालम, यही 3 भाषाएं जो महत्वपूर्ण है। उसमें भी मलयालम ऐसी भाषाएं थी जो कि एक महत्वपूर्ण भाषा बन पाई। बाकी जो भाषाएं हैं इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि विलुप्त हो चुकी है, बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब इसमें तमिल का देखिए बहुत ज्यादा महत्व है। तमिल भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, इसीलिए आप लोगों को पता होगा, हमेशा विवाद चलता है। थोड़ा यहां बताना चाहेंगे, हिंदी वर्सेस तमिल बहुत विवाद चलता है। ये विवाद स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद, जब भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बन रही थी, और अभी तक है। आप लोगों को पता होगा कि जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी तो फिर एक बार जो है हिंदी में सर्कुलर जारी किया गया था, जो कि केंद्र सरकार का अधिकार भी होता है। इस पे भी विरोध हो गया था तमिल क्षेत्र में। तो कई बार ये समझ में नहीं आता है कि तमिलों को हिंदी से इतना विरोध क्यों है। उसका कारण देखिए, हिंदी वर्सेस तमिल,
तो यहाँ संस्कृत भाग से तमिल चले तो बात समझ में आता है। दोनों प्राचीन भाषाएं हैं, दोनों समृद्ध भाषाएं हैं, लेकिन उत्तर भारत के लोगों के दिमाग में रहता है कि हिंदी जो है महत्वपूर्ण भाषा है। क्यों? क्योंकि आम लोगों के द्वारा बोली जाती है, आम लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा उत्तर भारत में समझी जाने वाली भाषा है। ये एकमात्र भाषा है जिसमें उत्तर भारत के सभी लोग, चाहे वो जिस भी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हो, हिंदी में कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन वे साउथ इंडिया के लोग, खासकर तमिल क्षेत्र के लोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं और अपने आप को कटा फील करते हैं। तो इसीलिए तमिलों की तर्क रहती है कि अगर आपको कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, अगर आप जो है वरीयता देना है, तो आप हिंदी को वरीयता क्यों देते हैं, तमिल को वरीयता क्यों नहीं देते हैं? तमिल तो प्राचीन भाषा है हिंदी से। हिंदी आपकी कब की भाषा है? हिंदी नाम से ही पता हो चला होगा, अमीर खुसरो। हिंदी आपको पूर्व मध्यकाल की भाषा है, समृद्धि मिली मध्यकाल में और आधुनिक काल में। तमिल तो प्राचीन भाषा है, ये इसकी तो प्राचीनता संस्कृत तक जाती है। आप लोग पता होगा संगम साहित्य, इतनी प्राचीन भाषा। और ये तेलुगु वो भाषा है जो कि तेलुगु वो भाषा है जो कि आंध्र क्षेत्र में बोली जाती है, अभी तेलंगाना क्षेत्र में बोली जाती है। ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारतीय भाषा है दक्षिणी समूह में। ये जो है पूरा द्रविड़ समूह या दक्षिणी समूह में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली तेलुगु भाषा है। तमिल भाषा की क्या विशेषता है? ये सबसे प्राचीन समूह है। यानी आप लोग कहिएगा कि चारों भाषाएं में सबसे ज्यादा भाषा कौन बोली जाती है भारत में, तो तेलुगु बोली जाती है। इसकी तुलना हिंदी से मत करिएगा, आपस में हो रहा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तमिल भाषा है। सबसे समृद्ध भाषा कौन है? तमिल भाषा है। कन्नड़ जो कि कर्नाटक क्षेत्र में, मलयालम जो कि केरल क्षेत्र में बोला जाता है। अब आइए आप आस्टिक समूह। आस्टिक समूह में कुछ भाषाएं जो आती है, मुंडा भाषा, संथाली भाषा, हो भाषा, उराव भाषा। आस्टिक समूह वो समूह है जिसमें भारत की प्राचीन जातियां जिस भाषा का प्रयोग करती है वह भाषा आस्टिक भाषा है। ठीक, इसमें कई समूह की भाषाएं हैं। मुंडा परिवार की भाषाएं हैं, संथाल परिवार की भाषाएं हैं, हो है, उराव है, गोंड है, ठीक, जो कि भारत के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए, चौथा हो गया भारतीय चीनी तिब्बती समूह। अब सबसे समझ में आ रहा होगा आप लोगों की ये किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये जो भाषा है जनरली भारत के उत्तर पूर्वी भारत में बोली जाती है। ठीक, कुछ ये बंगाल में भी बोली जाती है, कुछ इस समूह की भाषाएं जो है उत्तरी बिहार और व्यापक रूप से ये हिमालयी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं भारतीय चीनी तिब्बती समूह। इस भाषा में आती है नागा भाषा। नागा भाषा जो कि नागालैंड में बोली जाती है, कुछ मिजोरम के आसपास बोली जाती है। मिजो भाषा ये मिजोरम की भाषा है। साइनो तिब्बत वो भाषा है जो कि तिब्बत से नीचे वाला रीजन, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इत्यादि में बोली जाने वाली भाषा है। थाई श्याम वो भाषा है जो कि म्यांमार बॉर्डर पे बोली जाने वाली भाषा है, मणिपुर हो गया। ठीक, और लास्ट अन्य भाषा में इसमें क्षेत्रीय भाषा आ जाती है। क्षेत्रीय भाषा जैसे कि आपको बोली के रूप में बता रहे थे, जैसे हरियाणवी हो गई, भोजपुरी भाषा हो गई, ये सब क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप लोग इसको ले सकते हैं। राजस्थानी हो गई। ठीक, धन्यवाद। हाँ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को हम भारतीय भाषा सेक्शन के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा के बारे में बताना चाहेंगे। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि शास्त्रीय भाषा क्या होता है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है। ठीक, अभी तो हम लोग भाषा के बारे में जान रहे थे, भारतीय भाषा की उत्पत्ति, कितने प्रकार हैं उसके बारे में जान रहे थे, और शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय नृत्य तो आप लोग सुने होंगे, ये बहुत फेमस होता है। किसी को भी आप बताइए जो थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान की जानकारी रखता है, वो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान जाता है, चाहे वो कथकली हो, मोहिनीअट्टम हो, भरतनाट्यम हो या कथक। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है किस चीज की? शास्त्रीय भाषा की। ठीक, देखिए शास्त्रीय नाम से ही प्राचीनता का पता चलता है। अब नृत्य में जाइए, शास्त्रीय नाम से ही फिक्स पैटर्न का पता चलता है, उसका एक फिक्स ग्रामर होता है, फिक्स तरीका होता है। आप लोगों को पता भी होगा शास्त्रीय नृत्य करना सबके बस की बात नहीं होती है। बस उसी तरह से शास्त्रीय भाषा नाम से ही पता है ये प्राचीनता लिए हुए है। ठीक, इसका एक फिक्स रूल है, फिक्स व्याकरण है, इसी आधार पर शास्त्रीय भाषा आता है। अब हम लोग जानना चाहेंगे परिभाषा, आखिर शास्त्रीय भाषा कहते किसको। ठीक ना, तो देखिए शास्त्रीय भाषा वो भाषा है जिसका एक अपना इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, यानी वो भाषा आज की ना हो, कम से कम 1000-1500 पूर्व की भाषाएं हैं, वही शास्त्रीय भाषा है। आज से 1000-1500 पहले की भाषाएं हैं वो शास्त्रीय भाषाएं। यानी नाम से जैसे बता रहे थे, शास्त्रीय भाषा के नाम से उसमें प्राचीनता झलकना चाहिए, सबसे पहला नियम।
प्राचीनता, वही शास्त्रीय भाषा है। अब देखिए इसका मानदंड क्या है, तो इसका मानदंड जो है 3-4 मानदंड है, जो कि एक एक करके बताते चलेंगे आप लोगों को। पहला तो यही मानदंड है जो हम परिभाषा में बताए थे कि वह जो है कितना 1000-1500 वर्ष पुरानी भाषा हो, वह शास्त्रीय भाषा होती है। ठीक। दूसरा मानदंड क्या है इसमें कि इसका अपना एक लिखित, इसका अपना लिखित ग्रंथ हो, इसका अपना लिखित ग्रंथ हो, यानी कुछ इसमें होना चाहिए, चाहे वो पांडुलिपि के रूप में हो या किसी किताब में लिखा गया हो, लेकिन उस भाषा का प्रयोग किया गया हो, यानी सिर्फ वो बोलचाल की भाषा नहीं हो सकता है पुरानी भाषा है, 1000-1500 वर्ष की भाषा है, लेकिन उसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उसका कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, लिखित पुस्तक में, शास्त्रीय भाषा नहीं कहलाएगा। तीसरा इसका क्या मानदंड होता है कि अपना इसका एक फिक्स व्याकरण हो। बात समझिए, कोई भी शास्त्रीय भाषा होगी उसका अपना एक फिक्स व्याकरण होगा। जैसे कि बता रहे थे आपको प्रकृत, देखिए प्रकृत क्यों नहीं शास्त्रीय भाषा बन पाया, आगे बताएंगे। पुरानी भाषा है प्रकृत, शास्त्रीय भाषा क्यों नहीं है? इसीलिए आप लोग क्या बताए थे, प्रकृत, इसको प्रकृत बोलते क्यों है, प्रकृत इसका नाम क्यों पड़ा? सरल भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी, व्याकरण का इसमें जटिलता, कठिनता और संकीर्णता नहीं था, यानी आप मुक्त रूप से छंदों में, मुक्त रूप से किसी रचना को करने में उतार चढ़ाव का प्रयोग कर सकते थे, वही थी प्रकृति, इसीलिए शास्त्रीय भाषा नहीं है। उसका क्या बताया, 1000-1500 वर्ष पुरानी हो, लिखित ग्रंथ हो, उसका अपना एक व्याकरण हो। ठीक। और 1-2 मानदंड है, बस इतना आप लोग याद रखिए। संख्या क्या है, कितनी भाषाएं, भारत की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा बोला गया है या कहा दर्जा दिया गया है, 6 भाषाएं हैं। वो कौन कौन है आप लोग ध्यान रखें, इनको रटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई आप लोगों के पास विकल्प नहीं है। पहला हो गया संस्कृत, दूसरा हो गया तमिल, तीसरा हो गया तेलुगु, चौथा हो गया कन्नड़, पांचवा हो गया मलयालम, उड़िया। कितने भाषाएं होगी देखिए, तो 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी संस्कृत भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। इसको आप लोग कैसे याद रखिएगा, छोटा टिप बता दे रहे हैं आप, उसी से देखिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये साउथ इंडिया की 4 भाषाएं। ठीक। संस्कृत को मिलना जरूरी था और अनिवार्य है, क्योंकि आप लोगों को अभी बता चुके हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा में से एक है, और उसी तरफ से उड़िया, यानी 2 आप लोगों को याद कर लीजिएगा, काम खत्म। 6 भाषा है। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको मिला था, ध्यान रखिएगा, तमिल को 2004, फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सबसे लास्ट में उड़िया को मिला है 2014 में। ठीक। अब इसके देखिए लाभ क्या होते हैं। आखिर शास्त्रीय भाषा, आप लोगों को लग रहा होगा कि शास्त्रीय भाषा है तो भाई क्या है इसमें, क्या कौन सी बला है कि अलग हो गया, भाषा तो भाषा होती है। लेकिन मेन इसका कारण देखिए लाभ है, इसी के चलते भाषाओं में होड़ है कि इस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिला दिया जाए। देखिए लाभ क्या है, पहला लाभ ये है कि जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा, उस भाषा से जुड़े हुए विद्वान या लेखक को प्रति वर्ष 2 अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार दिए जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। ठीक। यानी अगर संस्कृत भाषा के आप विद्वान हैं, आप संस्कृत भाषा में पठन पाठन करते हैं, लिखते हैं कुछ, चाहे कोई ग्रंथ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो आपको प्रति वर्ष 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के आप हकदार होंगे। आप उसके लिए चयन किया जा सकता है आपको, अगर आप अच्छा लिखते हैं। ठीक। तो ये पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ हो गया कि प्रति वर्ष इन भाषाओं से संबंधित विद्वानों को क्या दिया जाएगा, भत्ता, नकद भत्ता। पहला लाभ, दूसरा लाभ, तीसरा लाभ क्या होगा, यूजीसी के द्वारा, यूजीसी पता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय में, खासकर जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं, इनमें इस भाषा से संबंधित पीठ को स्थापित किया जाएगा।
पीठ कहने का मतलब कि उस भाषा का एक ब्रांच होगा, उस भाषा का उस विश्वविद्यालय में अध्ययन होगा और उस भाषा से संबंधित विद्वान होंगे, प्रोफेसर होंगे जो उसका अध्ययन कराएंगे, छात्र होंगे जो अध्ययन करेंगे और उस भाषा से संबंधित शोध, अनुसंधान और प्रशिक्षण होगा। ये सब लाभ होता है शास्त्रीय भाषा का। बहुत छोटा है, इसको ज्यादा आप लोगों को ना समझना है ना ज्यादा पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत समझ कर रख लीजिए कि शास्त्रीय भाषा है क्या, परिभाषा, मानदंड क्या होगा, लाभ क्या होगा, संख्या कितना है, 6 कई बार संख्या पूछ देता है, चाहे कई बार देखिए एग्जाम में कैसे पूछ देता है, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें संस्कृत दे देगा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, दिमाग में आएगा क्या, या ऐसे कर देगा संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उड़िया या हिंदी, एक हटा देगा तो दिमाग में आएगा कि संस्कृत तो पुराना है, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी भी तो ठीक है, इतना पॉपुलर है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा तो इन्हें मिलना चाहिए, या ये पुराना भी भाषा है, लेकिन जनरली क्या है कि हिंदी नहीं है। इसी तरह से आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक, अब चलिए आप लोगों को हम बता देते हैं राजभाषा के बारे में और संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, बस काम खत्म। हाँ, अब भारतीय भाषा के परिवार यानी कितनी भाषाएं थी, कितनी भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई बताया, क्लासिकल लैंग्वेज बताया। अब हम लोग चर्चा करें भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए 2 चीज बहुत कंफ्यूज करता है, आप लोगों को भी पता होगा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इवन कि आम लोगों की तो बात छोड़िए, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों से भी पूछिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रभाषा राजभाषा में क्या अंतर होता है। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि भारत का जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, वो हिंदी है। ये ऐसा क्यों लगता है, इसका पॉपुलरिटी के आधार पे, बॉलीवुड के गानों के आधार पे इतने लोग उन्माद में रहते हैं कि उनको लगता है नहीं नहीं अरे हिंदी तो राष्ट्रभाषा ही है। कई बार जो जोशीले कविता लिखे गए हैं वो कि तो हिंदी में लिखे गए हैं, नहीं तो उर्दू में, ठीक ना, तो इसलिए लगता है कि नहीं यार हिंदी तो राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रवाद का जब आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम में, उस समय भी खूब प्रयोग हुआ, हिंदी का प्रयोग हुआ। ठीक, तो इन लोगों को लगता था कि आम लोगों को अभी भी लगता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी तो है ही, बाकी छोड़िए। लेकिन सच्चाई यही है, आप लोगों को पता होगा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। इवन कि आप लोगों को यह भी एक दूसरी कड़वी सच्चाई पता होना चाहिए कि हिंदी तो राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, यानी भारत की राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं। ये कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, एक सेंटेंस देके पूछ देगा सत्य में कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सही या गलत बताइए। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भी नहीं है। ठीक, अब देखिए दूसरा है राजभाषा। राजभाषा, इसमें भी देखिए विवाद चल रहा था, वही जो विवाद आप लोगों को बता रहे थे, हिंदी वर्सेस तमिल, हिंदी वर्सेस तमिल, ठीक ना। तो इसी में भारत की राजभाषा हिंदी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक ना। हिंदी राजभाषा है और शुरू में जो विवाद हुआ था, हिंदी समर्थक ग्रुप था और साउथ के लोग तमिल समर्थक ग्रुप थे। इसमें ये लोग बता रहे थे नहीं कि हिंदी को ही राजभाषा बनाया जाए, ये लोग बता रहे थे नहीं तमिल को ही राजभाषा बताया जाए। वहीं इसकी प्राचीनता का बता रहे थे, प्राचीन है, इससे ज्यादा प्राचीन है। दूसरी समस्या होती है कि तमिल के जो लोग हैं, तमिल क्षेत्र के लोग हैं, हिंदी समझ भी नहीं आती है, समझने में बहुत कठिनाई होती है। प्रशासनिक डर भी था कि अगर हिंदी प्रशासन की भाषा बन गई तो इस क्षेत्र के जो छात्र हैं वो परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में पिछड़ जाएंगे, शिक्षा संस्थानों में भागीदारी कम हो जाएगी, तमाम रीजन थे, वो एक अलग टॉपिक है, यहाँ हम नहीं बताएंगे। बस यही बता रहे थे कि यही इन लोगों में इसीलिए विवाद था हिंदी और तमिल में। ओवरऑल हिंदी को राजभाषा चुना गया, ठीक है। इस क्षेत्र के जो समर्थक कुछ लोग थे, उन लोगों का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे गोविंद वल्लभ पंत इत्यादि थे, ठीक ना। ये हो गया राजभाषा हिंदी। अब ये भारत का जो संविधान है उसमें 343 आर्टिकल 343 में राजभाषा बताया गया है कि संघ की राजभाषा जो है क्या होगी, हिंदी होगी। और यही बताया गया है कि संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करे। देखिए विवाद कहां से आता है, अभी भी जो विवाद जनरली हिंदी भर से तमिल या हिंदी भर से अदर भाषा हो जाता है, यही से होता है। संघ का कर्तव्य बताया गया है कि हिंदी भाषा का प्रसार करे, और जब भी संघ सोचता है, यानी केंद्र सरकार सोचती है कि हिंदी भाषा का प्रसार किया जाए, सर्कुलर जारी किया जाए, यही से विरोध हो जाता है तमिल क्षेत्र से। अभी हाल ही में हुआ था 2014 के मोदी गवर्नमेंट, 2014 वाली जो मोदी गवर्नमेंट थी उसमें। अब देखिए तो इससे पता चल गया हिंदी राजभाषा हो गया, ठीक। अब एक और है आपको भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल आधिकारिक भाषाएं। पता है आप लोगों की भारत की में जो
भारतीय संविधान है उसकी 12 अनुसूची में एक 8 नंबर की अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, जिसमें भारतीय भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो अभी आपको क्या बता रहे थे कि भारत में कितनी भाषाएं लगभग है, 1622 भाषाएं हैं। ठीक, बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो गई है, बहुत सारी इसमें भी ऐसी भाषाएं जिनमें बोलने वालों की संख्या कितनी है आप लोगों को पता होगा, 10,000 से भी कम, 10,000 से भी कम। इसमें सिर्फ 22 भाषा को क्या दिया गया है, 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। अब देखिए इसमें आप लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। अंग्रेजी कितना कॉमन लगता है सुनने में कि अंग्रेजी तैयार इसमें होगा, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी तो होगा। आजकल पठन पाठन का माध्यम, बोलचाल का माध्यम, आप कहीं भी हाई क्लास सोसाइटी में चले जाएं, चाहे मॉल हो, पीवीआर हो, इंग्लिश का जनरली प्रयोग होता है। लेकिन इंग्लिश अभी भी इतना अनिवार्य होने के बावजूद हर परीक्षा में जो 2 भाषा आता है जनरली हिंदी और अंग्रेजी होता है, लेकिन ये 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार क्वेश्चन पूछेगा भारत के 8वीं अनुसूची में निम्न भाषाएं शामिल है, उसमें 4 भाषा दे देगा, जैसे हिंदी दे दे, संस्कृत दे दे, नेपाली दे दे और अंग्रेजी दे दे। आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, नेपाली को आप लोग नहीं बनाइएगा। क्या नेपाली, ये तो नेपाल में बोली जाती होगी, ये कहां से भारत में आएगी। नेपाली को आप लोग काट दीजिएगा कि हाँ यही सही है, नेपाली शामिल नहीं है। जबकि अंग्रेजी आप लोगों को लगेगा अंग्रेजी तो बहुत कॉमन हो गया है इंडिया में, एक तरह से देखिए तो हिंदी अंग्रेजी समानांतर चल रहा है, तो अंग्रेजी होगा। लेकिन सच्चाई है कि नेपाली शामिल है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। अब देखिए तो इस 22 भाषा में कौन कौन भाषाएं शामिल है। तो शुरू में कुछ भाषाएं शामिल थी जिनकी संख्या 14 थी, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। उसका किसी भी एग्जाम में आज तक न पूछा गया है कि कौन 14 भाषा थी और न पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है और इसकी गारंटी और कोई नहीं मैं देता, कभी नहीं पूछी जाएगी। जो पूछा जाएगा प्रश्न देखिए वहां पे, प्रश्न जो है ये है, सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, और इसमें सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। देखिए 22 भाषा कैसे पहुंचा, यहां ध्यान रखिएगा। शुरू में 14 भाषाएं थी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, इसमें सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल की गई। सिंधी जो सिंध क्षेत्र में बोली जाती है, आज भी बोली जाती है पाकिस्तान में, आप लोगों को पता होगा वहां उर्दू भर से सिंधी होती है, वहां उर्दू का डोमिनेंट है, पंजाबी का, सिंधी का नहीं है। इसीलिए कराची आंदोलन आप लोगों को पता होगा, अल्ताफ हुसैन, सिंधी भाषा ही उस आंदोलन का सांस्कृतिक जड़ है। मानते हैं ये लोग सिंधी अपना प्राचीन भाषा है, इसका बेस है, तो इसमें उर्दू और पंजाबी को क्यों थोपा जाए, तो वही सिंधी भाषा है। ठीक ना, तो इसको 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को शामिल कर दिया गया 8वीं अनुसूची में। अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर देखिए 71वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1992, इसमें 3 भाषा को शामिल किया गया। कौन कौन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखिए यहीं से नेपाली हम बता रहे थे आप लोगों को, क्वेश्चन में याद रखिएगा। यही 3 भाषा आ गई 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। कोंकणी जो कि कोंकण क्षेत्र में बोली जाती है, महाराष्ट्र का एरिया है, नीचे वाला एरिया है गोवा है, ठीक है। फिर मणिपुर रीजन में नेपाली। ठीक, इसमें देखिएगा, इसको अगर याद नहीं होगा तो एक ट्रिक है छोटा सा, आपको याद रखिएगा, हम इसी से याद करते हैं। केयनम याद रखिएगा, केयनम से हो जाएगा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। आपको ज्यादा नहीं याद करने का, ये तो अकेले सिंधी याद हो जाएगा। 71वां में याद कर लीजिएगा केयनम, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। लास्ट में देखिए आपको 2002 में 4 भाषाएं और आ गई, बोडो, डोगरी, ठीक, मैथिली और संथाली। ये टोटल भाषा कितने हो गए आपको, 22 भाषा हो गए। देखिए बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषा, ये जनजातीय भाषा है। डोगरी भी जनजातीय भाषा है। मैथिली आप लोगों को पता होगा कहां बोला जाता है, मिथिलांचल क्षेत्र में, जो बिहार में पड़ता है। संथाली आप लोगों को बता रहे थे आस्टिक भाषा, ये जनजातीय भाषा है, जो कि मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में बोली जाती है। डोगरी आप लोगों को पता होगा, डोगरा कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में ही बोली जाती है, खासकर जम्मू क्षेत्र में, ठीक। और बोडो भाषा आप लोगों को पता होगा, बोडो एक जनजाति भी है जो कि असम में बोडोलैंड की मांग कर रही है, तो ये असम की भाषा है, ठीक। तो ये आपको टोटल कितने हो गए, 22 भाषा हो गए। तो इस तरह से भारतीय भाषा का जो चैप्टर है पूरी तरह से खत्म हुआ। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, जो बनेंगे, वो आप लोगों को हम बता भी दिए। और अब अगले दिन भारतीय भाषा के बाद भारतीय संस्कृति में नया चैप्टर लेकर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप लोग मेरे क्लास से प्रसन्न होंगे। कोई अगर गलती होगी या कोई अगर वीडियो में समस्या होगी
तथ्य में समस्या होगी तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा। और चैनल को आप लोग लाइक, व्यू, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। धन्यवाद।